हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की जो क्लासेज हम ले रहे थे उसी कड़ी में आज अगली क्लास हम लोग लेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में। पिछले क्लास में हमने पूरा का पूरा मौलिक अधिकार पढ़ के खत्म किया है, जिसको आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। सीक्वेंस से सारी क्लासेस लगी हुई हैं, लगभग 11 से 12 क्लासेज हो चुकी हैं आपकी। उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा क्या है, इससे पहले हमने 6 के 6 मौलिक अधिकार पढ़ के खत्म किए हैं, ठीक है। जिसमें समानता का मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ के लास्ट क्लास में समाप्त किया था। तो मौलिक अधिकार हो गया, पहले हमने संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पहले लेक्चर में पढ़ा है। इसके बाद हमने नागरिकता भी डिस्कस किया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भी सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पढ़ के हमने समाप्त किया है। आज हम लोग अपने चौथे टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। तो जब हमने संविधान शुरू किया था पहले लेक्चर में, तो हमने आपको बताया था कि ये एक बुक के फॉर्मेट में है। तो 3 चैप्टर पढ़ के समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग का चौथा चैप्टर शुरू हुआ, जिसका नाम क्या है, भाग 4। तो चैप्टर है चौथा और उस चैप्टर का नाम है नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी। क्या बोलते हैं भैया? डीपीएसपी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक। डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। तो नाम में ही बहुत सारी चीज इसमें छिपी हुई है। क्या कहा जा रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब जब राज्य पॉलिसीज बनाएगा तो ये उसको डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा कि किस प्रकार की नीतियां आपको बनानी चाहिए। तो नाम में ही आपको दिख रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मतलब जो भी राज्य नीतियां बनाएगा, जो भी राज्य पॉलिसी बनाएगा, उसके लिए ये एक डायरेक्टिव का काम करेगा, मतलब निर्देशन का काम करेगा, निर्देशित देने का काम करेगा कि किस प्रकार से राज्य को अपनी नीतियां बनानी चाहिए और किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। तो भाग 4 में हम क्या पढ़ेंगे भैया? नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में हम क्या पढ़ेंगे? तो नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 36 से 51 तक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किस में पढ़ेंगे? तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। इसके पहले हमने भाग 3 पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा था? 12 से 35 तक पढ़ा था, ठीक है। 12 से 35 तक पढ़ा था। भाग 2 जब पढ़ा था तो अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ा था। भाग 1 जब पढ़ा था तो अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा था। चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। अब आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के बारे में। देखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। कई बार सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसके द्वारा होता है, ठीक है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक। तो हम लोग पहले एक समझ विकसित करेंगे, किसके बारे में? नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक समझ विकसित करेंगे। उसके बाद जब हम इसमें अनुच्छेद 36 पढ़ेंगे, 37 पढ़ेंगे, 38 पढ़ेंगे, 39 पढ़ेंगे, 51 तक पढ़ते हुए जाएंगे, तो वो सारी चीजें हमको ट्रिक के माध्यम से भी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशली मेरे पास एक ट्रिक भी है, जिसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मुंहजबानी में आपको याद करा दूंगा। लेकिन उसके पहले इसका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप से हम चर्चा करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व है क्या। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। अगर आपसे सवाल पूछे नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो आप बताएंगे सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्योंकि अनुच्छेद 36 से 51 तक में कई ऐसे आर्टिकल दिए गए हैं जिसमें आर्थिक लोकतंत्र के बारे में चर्चा की गई, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके अलावा सामाजिक के बारे में जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 44, फॉर एग्जाम्पल आप यहां भी देख लीजिए, आर्टिकल 44 हम पढ़ते हैं किस लिए? समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा की गई है। तो ये किससे संबंधित हो गया? समान नागरिक संहिता आपका सामाजिक लोकतंत्र से संबंधित हो गया, ठीक है। वहीं समान कार्य के लिए समान वेतन या कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो दिया गया है, वो आपके आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित हो गया। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है।
इसके अलावा देखिए ये राज्य के लिए कैसे हैं, सकारात्मक है। अगर पूछे आपसे मौलिक अधिकारों के बारे में तो वो राज्य के लिए निगेटिव है, ठीक है। वहीं ये राज्य के लिए क्या है, सकारात्मक आदेश है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कैसे हैं, सकारात्मक हैं, ठीक है। तो राज्य के लिए ये सकारात्मक आदेश है। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक भैया। न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो न्यायालय द्वारा हम इसको लागू नहीं करा सकते हैं, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो देखिए जब अभी हम मौलिक अधिकारों पे बात किए थे तो मौलिक अधिकार के लिए हमने क्या पढ़ा था, मौलिक अधिकार के लिए हमने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 पढ़ा था। इसके तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, और वहां पे जो कोर्ट है आपकी, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवाती थी अगर उनका उल्लंघन हो रहा है। कैसे लागू करवाती थी, तो 5 प्रकार की रिटें निकालती थी। 5 प्रकार की रिट, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ठीक है। इन सारे चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर आपका उसी पे आधारित है, जिसमें हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा हुआ है, उसमें सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। तो देखिए मूल अंतर क्या हो रहा है, नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में कंपैरिजन भी करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। कई सवाल दोनों के कंपैरिजन पे ही बना दिए जाते हैं एग्जाम में, वो चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो। तो हम बैलेंस करते हुए दोनों में अंतर भी देखते हुए चल रहे हैं। देखिए मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था तो उसको न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है। किस प्रकार से, आर्टिकल 32 के माध्यम से और आर्टिकल 226 के माध्यम से। आर्टिकल 226 के माध्यम से हम हाई कोर्ट जा सकते थे और 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि जो डीपीएसपी है आपका वो न्यायालय द्वारा क्या भैया, परिवर्तनीय नहीं है। मतलब क्या हुआ, न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो चीजें डिफरेंस अगर दोनों में पूछे आपसे, देखिए कभी आपसे मौलिक अधिकार, ठीक भैया, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी मतलब क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व के बारे में अंतर पूछे तो पहला अंतर यह हो जाएगा कि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के लिए कैसा आदेश है, राज्य के लिए नकारात्मक आदेश है, ठीक है। राज्य के लिए नकारात्मक आदेश है भैया, राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक आदेश है। वहीं नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर देखें तो ये राज्य के लिए कैसे हैं, सकारात्मक है, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राज्य को जो ये संविधान है वो कुछ काम करने से रोकता है, तो वो राज्य के लिए तो निगेटिव हो गया, मतलब नकारात्मक हो गया। लेकिन व्यक्ति के लिए कैसा हो गया, सकारात्मक हो गया, ठीक है। जो नागरिक हैं या व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये सकारात्मक। तो देखिए एक चीज ध्यान से, मैंने यहाँ व्यक्ति क्यों लिखा, क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, लेकिन वहीं बहुत सारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हम यहाँ के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों की प्राप्त हैं। तो इसलिए हमने यहाँ व्यक्ति लिखा है। तो राज्य के लिए नकारात्मक आदेश कौन से हैं, मौलिक अधिकार। वही राज्य के लिए सकारात्मक आदेश कौन से हैं, डीपीएसपी। फिर देखिए भैया इसको न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है, न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, ठीक। लेकिन जो आपकी डीपीएसपी है वो अपरिवर्तनीय है, ठीक है। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या हो गया कि न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो आप, मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि नोटबुक बनाते हुए चलिए, सारी की सारी पॉलिटी की क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम्स पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप जाइए, इंडियन पॉलिटी से प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पे आपको प्रीवियस सारे लेक्चर बाय सीक्वेंस अपलोड किए गए हैं, चाहे वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो, चाहे नागरिकता हो,
चाहे मौलिक अधिकार हो, और जो आज हम शुरू किए हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो सारी चीजें कहाँ अवेलेबल हैं भैया? सारी चीजें आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकारों के द्वारा समता मूलक समाज की स्थापना होती है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के द्वारा मौलिक, पिछले में ही देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों के द्वारा आपका समता मूलक और स्वतंत्र समाज की स्थापना होती है, ठीक है। स्वतंत्र समाज, तो देखिए मौलिक अधिकार के द्वारा समता मूलक और स्वतंत्र समाज की स्थापना होती है, जबकि नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक जीवन में मौलिक परिवर्तन लाना है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना, ठीक। तो डिफरेंस देखिए, पहली बात कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए कैसे हैं? नकारात्मक आदेश है। वही डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कैसे हैं? सकारात्मक है, ठीक है। ये समता मूलक व स्वतंत्र समाज की स्थापना करता है, कौन? मौलिक अधिकार। वही डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन की बात करता है। मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, सॉरी, लागू करवाया जा सकता है, मतलब न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार फोर्सेबल है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 32 और 226 तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ पिछले लेक्चर में, तो उसके द्वारा ये फोर्सेबल है। लेकिन जो डीपीएसपी है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया सकता, बल्कि जब राज्य के पास अधिक संसाधन हो जाएंगे तो राज्य इनको पूरा करने का प्रयास करेगा। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी भैया? ठीक है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, ठीक। ये लोक कल्याणकारी राज्य की भावना पे आधारित है। किस पे आधारित है? तो भैया ये आपके लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पे आधारित है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पर ये आधारित है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं भैया, ठीक है। जितने पॉइंट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा डायरेक्ट मैं आर्टिकल 36 क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, आर्टिकल 37 क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, या फिर आर्टिकल 38 पे क्यों नहीं चर्चा कर रहा हूं, बल्कि इन सब चीजों पे मैं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूं? तो भैया मैं इसलिए समय बर्बाद कर रहा हूं क्योंकि जो एक्सपीरियंस है हमारे पास कि भैया यही से सवाल उठा लिए जाते हैं। सीधे पूछ लिया जाएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पर आधारित है मौलिक अधिकार, नागरिकता या डीपीएसपी, तो क्या सही जवाब हो जाएगा? डीपीएसपी। इसलिए ये सारे पॉइंट मैं आपको नोट करा रहा हूं। ऐसे ही आप रफली ही नोट करिए, लेकिन अपनी कॉपी में इसको नोट करते हुए आप चलिए। तो देखिए मैं साइड हो गया हूं। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पे आधारित है कौन? डीपीएसपी, ठीक है। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। ग्रेनविल ऑस्टिन, क्या नाम भैया? ग्रेनविल ऑस्टिन, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल इससे बना हुआ है, इसलिए लिख रहा हूं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? डीपीएसपी को, मतलब राज्य के नीति तत्व को, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है भैया, ठीक। अब देखिए मामला इंटरेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब क्या था? आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा भैया? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, वहीं पे डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा भैया। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, ठीक है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा, वही
डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर जनरली आपसे बिना किसी कोटेशन के, मतलब ना ही डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले और ना ही ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम ले, तो क्या सही जवाब होगा? तो ऐसे में संविधान के प्रस्तावना को, संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है, तो ऐसे में संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना जाएगा। ठीक भैया, संविधान की आत्मा माना जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? देखिए 3 सवाल यहां से बनता है। कभी कभी पूछ लेगा कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगर आपसे पूछे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, किसको भैया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अगर आपसे ये पूछ ले कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। वहीं अगर आपसे पूछ ले जनरली कि संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका को क्या कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो अब फिर से याद करिए चीजें, उंगलियों पे याद होना चाहिए, यहां से सवाल बनते हैं। अगर पूछे डीपीएसपी को किसने कहा संविधान की आत्मा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने कहा संविधान की आत्मा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। अगर पूछे आपसे संविधान की आत्मा जनरली किसको कहा जाता है, किसी का नाम ना डॉक्टर अंबेडकर का, ना ग्रेनविल ऑस्टिन का, तो आप क्या बताएंगे भैया? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चीजें क्लियर हैं? ठीक, तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नीतिशास्त्र तत्वों के बारे में। अब तक हम इसके बैकग्राउंड की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, हमने नीतिशास्त्र तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर देख लिया, बाकी सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम चलेंगे आर्टिकल की तरफ। देखिए नीति निर्देशक तत्व, ठीक, नाम क्या होता है इसका इंग्लिश में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक, फॉर स्टेट पॉलिसीज। देखिए भैया, तो ये जो है ये डायरेक्शन देने का काम करता है किसको? राज्य को। राज्य जब अपनी नीतियां बनाता है तो डीपीएसपी जो है वो उसको क्या करता है? निर्देशित करता है कि किस प्रकार की नीतियां बनाई जाए जिससे भारतीय समाज का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके। तो ये जो निर्देशक तत्व हैं ये इंडिकेशन करते हैं, फोर्स करते हैं राज्य को कि भैया इस प्रकार की आप नीतियां बनाइए जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है, किया जा सकता है, यह बताने का काम कौन करता है? तो यह बताने का कार्य आपका नीति निर्देशक तत्व करता है, जिसको हम आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में पढ़ेंगे। तो इसमें जो जो बातें बताई गई हैं वो राज्य जब तब लागू करेगा जब राज्य के पास विधिवत संसाधन उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो ये राज्य के संसाधन पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है? राज्य के संसाधन पे। जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे तो नीति निर्देशक तत्व संसाधन पर निर्भर करते। किसके संसाधन पे भैया? राज्य के संसाधन पर। ठीक है, तो राज्य के संसाधन पर ये निर्भर करते हैं। जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करते हुए हम लोग चलेंगे। तो ठीक है, ये इसीलिए फोर्सेबल नहीं है कि हम समान कार्य के लिए समान वेतन को न्यायालय के द्वारा जाके लागू नहीं करा सकते हैं कि भैया जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा उसको भी 50,000 वेतन कर दिया जाए, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा उसका वेतन 50,000 है, क्योंकि काम तो दोनों समान कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट वाला हो चाहे सरकारी वाला हो। लेकिन क्योंकि ये मौलिक अधिकार में नहीं लिखा गया बल्कि कहां लिखा गया है? डीपीएसपी में। ये बातें कहां लिखी गई? समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा कहां की गई है? डीपीएसपी में। तो इसलिए इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा, जब बल्कि जब राज्य के पास यानी सरकार के पास जब
संसाधन जुटते हुए जाएंगे, ज्यादा संसाधन हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे, तो राज्य सरकार क्या करेगी, समान कार्य के लिए समान वेतन देना चालू करेगी। लेकिन जब तक राज्य के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, हम इसके लिए न्यायालय में जाके मांग नहीं कर सकते हैं कि भैया हम प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो हमको भी उतने ही पैसे दिए जाए जितने सरकारी वाले मास्टर को दिए जाते हैं। ये किस पे निर्भर करेगा, राज्य के संसाधन पे। जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन होते जाएंगे, वैसे वैसे राज्य नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करता हुआ चलेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वैसे वैसे पूरा करता हुआ चलेगा। चीजें क्लियर है? देखिए एक और अच्छा कोटेशन है, अभी हमने ग्रेनविल ऑस्टिन वाला पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया, ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में हमने पढ़ा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, इसको संविधान की आत्मा कहा भैया। डीपीएसपी को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा था। एक और इंपॉर्टेंट है, कौन नाम भैया, कृष्णाचारी श्रीकांत, ठीक है, टी कृष्णाचारी, टी कृष्णाचारी, इन्होंने क्या कहा है, तो टी कृष्णाचारी ने इसको क्या कहा भैया, निध तत्व को सच्ची भावनाओं का कूड़ादान, क्या कहा है, सच्ची भावनाओं का कूड़ादान, सच्ची भावनाओं का, मैं हट जा रहा हूं अभी, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, डायरेक्ट कोटेशन पूछ लेता है किसने कहा है। आपसे क्या पूछेगा, पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्वों को सच्ची भावनाओं का कूड़ादान किसने कहा। क्या पूछेगा आपसे कि नीति निर्देशक तत्वों को सच्ची भावनाओं का कूड़ादान किसने कहा है, तो टी कृष्णाचारी ने कहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। इसके अलावा देखिए केटी शाह ने क्या कहा है, केटी शाह, ये भी लिख लीजिए, ठीक। केटी शाह ने यह कहा है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करेगा, ठीक। ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान किस पर निर्भर करेगा, बैंक पर निर्भर करेगा, बैंक की सुविधा पर निर्भर करेगा, बैंक की सुविधा पर निर्भर करेगा, ठीक भैया। नीति निर्देशक तत्वों को अगर पूछे कभी आपसे कि कहां से लिया गया है, तो इसको कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भैया, ठीक है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। चीजें क्लियर हैं? देखिए 3 इंपॉर्टेंट कोटेशन आपको मिले हैं जो हूबहू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। दूसरा टी कृष्णाचारी ने क्या कहा है, तो इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को सच्ची भावनाओं का कूड़ादान भैया कह डाला, ठीक है। केटी शाह ने क्या कहा है कि डीपीएसपी ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, बैंक की सुविधा पर निर्भर करेगा। तो ये ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान किस पर निर्भर करेगा, बैंक की सुविधा पर निर्भर करेगा, ठीक है। चीजें क्लियर हैं? तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे इसके पहले आर्टिकल यानी आर्टिकल 36 के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का पहला आर्टिकल, ठीक है। तो पहला आर्टिकल क्या पढ़ेंगे आज हम, आर्टिकल 36 पढ़ेंगे भैया। आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37, ये 2 आर्टिकल आज हम पढ़ के समाप्त करेंगे। इसी के साथ आइए देखते हैं आर्टिकल 36 क्या कहता है। भैया देखिए आर्टिकल 36 में इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है, और कौन सी परिभाषा बताई गई है, वही परिभाषा बताई गई है जो आपको मैंने आर्टिकल 12 में बताया था, ठीक है। तो इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, परिभाषित
किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया है। इसके पहले जब हम लोग आर्टिकल 12 पढ़े थे तो वहां भी मैंने राज्य शब्द को बेहतरीन ढंग से आप सबके सामने प्रस्तुत किया था कि राज्य से तात्पर्य क्या होता है। राज्य से तात्पर्य स्टेट नहीं होता है, राज्य नहीं होता है, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि राज्य शब्द का एक व्यापक अर्थ होता है। कैसा अर्थ होता है भैया? राज्य शब्द का अपने आप में एक व्यापक अर्थ होता है। ठीक है, तो राज्य शब्द एक व्यापक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? व्यापक अवधारणा है। राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने आप में एक राज्य है। भारत का जो संसद है, जो कानून बनाता है, वो अपने आप में एक राज्य है। राज्य की जो विधानमंडलें होती हैं वो भी राज्य के लिए कानून बनाती हैं, वो भी अपने आप में एक राज्य है। कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो अपना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक अथॉरिटी होता है, वो अपने आप में एक राज्य है। नगर पालिका अपने आप में एक राज्य है। नगर पंचायत अपने आप में एक राज्य है। नगर निगम अपने आप में एक राज्य है। एलआईसी जो है वो अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, तो हर प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अपने आप में क्या है? एक राज्य है, क्योंकि राज्य ही उसको रन करा रहा है। ठीक है, तो यह जो राज्य शब्द है उसकी अवधारणा क्या भैया? व्यापक अवधारणा है। राज्य शब्द की अवधारणा क्या है? व्यापक अवधारणा है। और राज्य के अंतर्गत आपका भारत सरकार को शामिल किया गया। किसको किसको शामिल किया गया वो देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार शामिल है। ठीक है, संसद शामिल है। तो अगर भारत सरकार हो गई, संसद हो गई, तो राज्य भी होगा, और मतलब राज्य की सरकार होगी और राज्य का विधानमंडल भी होगा। देखिए राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल। ठीक, जो राज्य में विधानमंडल, जैसे अपना उत्तर प्रदेश का विधानमंडल लखनऊ में स्थित है, राज्य विधानमंडल। तो देखिए राज्य शब्द की अवधारणा व्यापक है। हर इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक राज्य है। जैसे भारत सरकार हो गई, संसद हो गई, राज्य की सरकार हो गई, और राज्य की आपकी विधानसभा हो गई या विधानमंडल हो गया, तथा भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी स्थानीय एवं सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थान। ठीक, सभी सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थान। ठीक है, तो भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व स्थानीय संस्थान। ठीक है, सरकारी, अर्ध सरकारी व स्थानीय संस्थान इसमें शामिल हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे आपका नगर निगम हो गया, सॉरी देखिए जैसे नगर निगम हो गया भैया। ठीक है, क्या क्या हो गया? नगर निगम हो गया। जैसे एलआईसी हो गया, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक, तो नगर निगम हो गया, एलआईसी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, पंचायत हो गया, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है? राज्य हैं। तो राज्य शब्द की एक व्यापक अवधारणा है। रेलवे हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, इसमें रेलवे भी शामिल है, बैंक भी शामिल है। ठीक, स्कूल, कॉलेज, ये सब अपने आप में क्या भैया? ये सब अपने आप में एक राज्य है। तो सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय संस्थान जैसे नगर निगम, एलआईसी, यूनिवर्सिटी, पंचायत, रेलवे, बैंक, स्कूल, कॉलेज, सब अपने आप में क्या है? एक राज्य है। तो आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा को बताया गया है। वही परिभाषा बताई गई है जो आर्टिकल 12 में मैंने आपको बताया था, उसको हमने फिर से डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में चर्चा कर लिया है। तो राज्य शब्द की एक व्यापक अवधारणा है। राज्य का मतलब केवल उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड से नहीं है, अपितु राज्य का मतलब एक व्यापक है। जैसे भारत सरकार अपने आप में एक राज्य है, संसद अपने आप में एक राज्य है, राज्य की सरकार अपने आप में एक राज्य है, राज्य विधानमंडल अपने आप में एक राज्य है, नगर निगम जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के, जैसे इलाहाबाद नगर निगम है, तो वो अपने कानून बनाता है, विकास के कार्य कराता है, तो नगर निगम भी अपने आप में एक राज्य है। एलआईसी अपने नियम कानूनों को लागू करती है, वो अपने आप में एक राज्य है। यूनिवर्सिटी की अपनी एक आइडेंटिटी कार्ड होती है, अपना एक रूल रेगुलेशन होता है,
तो LIC सॉरी यूनिवर्सिटी भी अपने आप में एक राज्य है। रेलवे का अपना नियम होता है, वो भी पूरे रेलवे को चलाता है, तो रेलवे भी अपने आप में एक राज्य है। बैंकिंग सिस्टम वो भी अपने आप में एक राज्य है। स्कूल कॉलेज हर ऐसी चीज अपने आप में क्या होता है, एक राज्य। आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो भी एक राज्य की भूमिका में है। आर्टिकल 36 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है उसकी परिभाषा हमने आपको डिटेल में बता दी है। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 37 क्या कहता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 37 देखिए, आर्टिकल 36 आपने पढ़ लिया और आर्टिकल 37 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें डीपीएसपी के प्रकृति एवं स्वरूप का उल्लेख किया गया है भैया। तो आर्टिकल 37 में डीपीएसपी के प्रकृति और स्वरूप का उल्लेख किया गया है। स्वरूप का उल्लेख किया गया है कि डीपीएसपी किस प्रकृति का है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है, आर्टिकल 37 में। तो डीपीएसपी के प्रकृति और स्वरूप का उल्लेख कहाँ किया गया है, आर्टिकल 37 में, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि नीति निरसक तत्व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी वो क्या भैया, अपरिवर्तनीय है। मतलब क्या, इसका न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये शासन के लिए मूलभूत है, ठीक है। ये शासन में क्या है, मूलभूत है। मतलब क्या है कि ये सरकार को गाइड करेंगे कि किस प्रकार की नीतियां बनाई जाएं जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो राज्य का ये आधिकारिक कर्तव्य होगा, ठीक है। राज्य का ये आधिकारिक कर्तव्य है कि वह अपनी आधिकारिक नीतियां इन्हीं तत्वों के आधार पर बनाएंगे। ये कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 37 में। तो आर्टिकल 37 में डीपीएसपी के प्रकृति और स्वरूप का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये शासन में मूलभूत, मतलब शासन को नीतियां बनाते हुए इनसे सीखना चाहिए, इनसे इंडिकेशन लेना चाहिए कि किस प्रकार की नीतियां बनाई जाएं जिससे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 36 के अंतर्गत हमने पढ़ा राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में नीति निरसक तत्वों के प्रकृति और स्वरूप पे भी हमने चर्चा कर ली, और इसके पहले हमने मौलिक अधिकार और नीति निरसक तत्व में अंतर भी देख लिया था। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीजें खत्म की हैं। कल एक ही लेक्चर में आर्टिकल 38 से लेके 51 तक को मैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, एकदम कत्तई जहर वाला जो ट्रिक होगा उसके माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा। 10 मिनट में आपको सारे के सारे आर्टिकल 38 से लेके आर्टिकल 51 तक रट जाएंगे। चीजें क्लियर हैं? तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, या जो देर से जुड़े हैं, जिनका आज ये पहला क्लास है, वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने पहले की क्लासेज नहीं देखी है तो पहले की क्लासेज आप जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से लेके अब तक की सारी क्लासेज उपलब्ध हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद।